गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? हैं? बहुत गर्मी है आज तो भाई। हैं? आज गर्मी बेहद है। हैं? बैठ जाओ भाई प्लीज। बहुत अच्छे लगता हूँ बस मैं। बुरा नहीं लगता कभी। चलिए भाई, क्या? बहुत ज्यादा गर्मी पड़े, उबल गया क्लास में आते ही मैं तो। ये एसी काम वाम नहीं कर रहा है, लग रहा है। नहीं कर रहा है। अरे राम, हे भगवान, इतनी गर्मी! कैसे? चलो भाई, क्या करो? क्या लगवा दे? अरे इनको एक फैन लगवाओ यार नितेश। यही फैन नहीं है? लगवाते हैं। फैन लगवाते हैं। यहाँ भी एक फैन लगवा दें। ठीक है, और कुछ? बस इतनी बात? ठीक है, डन। सब फैन लग जाएगा। लगवा देंगे। यार जगह ही नहीं है ना फैन की अब। अविश्वास प्रस्ताव लिखो भैया। प्रस्ताव यानी मोशंस। देखो। हेलो। ए समझो। बैठो, आप बैठो, आओ जल्दी आओ। अविश्वास प्रस्ताव। सबसे पहले प्रस्ताव में लिखेंगे अविश्वास प्रस्ताव। कैसा लिखेंगे? प्रस्ताव में नंबर 1 प्रस्ताव डालेंगे। प्रस्ताव में नंबर 1 प्रस्ताव डालेंगे अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव। जल्दी करो, टॉपिक खत्म करना है, बहुत दिन हो गए इसको। संसद को कितने दिन हो चुके पढ़ते पढ़ते हमें? लंबा दिन हो गया संसद को पढ़ते पढ़ते। अविश्वास प्रस्ताव। चलो भैया, अरे भैया यहां देखो। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसे नाम बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? देखो, अविश्वास प्रस्ताव कहां लाया जाता है? लोकसभा में। कहां लाते हैं इसको? जनरली क्या होता है आप जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या है? अविश्वास प्रस्ताव का मतलब है कि सरकार का विश्वास है या नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्य चाहिए। कितने मेंबर चाहिए? 50 सदस्य जो है, ये सरकार को 10 दिन का नोटिस मिलता है और 10 दिन के नोटिस के बाद क्या होता है? इस पर वोटिंग होती है। क्या होता है? वोटिंग होती है। 10 दिन के नोटिस के बाद क्या होता है? इसमें मतदान होता है। क्यों मतदान होता है? आपको पता है मतदान कहां होगा? लोकसभा में। सरकार किसके प्रति जिम्मेदार है? कौन से आर्टिकल में? 75 सब क्लॉ 3 में। किसी संविधान के आर्टिकल में इसके बारे में वर्णन नहीं है। ये कहां लिखे हुए हैं? तो रूल नंबर 198, रूल नंबर 198 है लोकसभा का। रूल नंबर 198, उसमें इसके बारे में वर्णन किया हुआ है अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अविश्वास प्रस्ताव आ गया और पारित हो गया, सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। सीधी बात है। अब तक अविश्वास प्रस्ताव के बारे में देखेंगे मेरे लाडले, तो अब तक ये 28 बार आ चुका है। कितनी बार? बोलो कितनी बार? सर्वाधिक बार किसके खिलाफ आया? सर्वाधिक बार आया है इंदिरा गांधी के खिलाफ। कितनी बार? 15 बार। कितनी बार? 15 बार। अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले तो इंदिरा जो लेकर आए थे, वो लेकर आए थे आचार्य जेबी कृपलानी। कौन लाए थे? आचार्य जेबी कृपलानी लेके आए थे इसे 1963 में। कब लाए थे?
1963 में लाए थे जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ। किसके खिलाफ लाए थे? जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जेवी कृपलानी कांग्रेस के सांसद थे। किसके सांसद थे? और कांग्रेस के सांसद कांग्रेस के खिलाफ ही ले आए। क्यों? तो पहले इसका मतलब होता है कि जब सरकार की आलोचना करनी हो, सरकार सही से काम नहीं कर रही, सरकार को गिराना हो, तो अविश्वास प्रस्ताव का प्रोविजन लाया जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, तो आचार्य जेबी कृपलानी लाए थे 1963 में, खुद कांग्रेस के खिलाफ ही ले आए थे। उसके बाद आप देखोगे तो आपने पढ़ा है मुरारजी देसाई, नाम सुना है ना? मुरारजी देसाई की जो सरकार थी 1979 में, 1989 में, 1989 क्या लिखेंगे, 1978 में आया था, 1978 में आया था, 1978 में आया था। और सरकार गिर गई थी। किस कारण से गिर गई थी? अविश्वास प्रस्ताव से सरकार गिर गई थी, इसके कारण से। तो सरकार गिराने के लिए सरकार के विरुद्ध आता है अविश्वास प्रस्ताव। लिखो, नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन। बेहद गर्मी पड़ रही है। क्लास की टाइमिंग सुबह 7 से कर दूं? 6:30 से हो गई? कब है? आज से हुई है? 6:30 से हो गई? ब्याज तो खत्म होने वाला हुआ ना? 5 क्लास, 4 क्लास। लिखो, आप लिखो। 6:30 बजे से फिर हम ले लेंगे क्लास, 6:30 बजे से 10 बजे तक खत्म हो जाएगा। लिखो, लिखो। मैं बता देता हूँ, 2-3 दिन में आपकी क्लास 2-3 दिन में 6:30 बजे से हो जाएगी। पॉलिटी स्टार्ट। मुझे तो कल बोल रहे थे आपकी क्लास 7 बजे से कर रहे हैं, कल से 6:30 से कैसे हो? हैं? थोड़ा बहुत बचा हुआ है। ये पानी कहाँ से लाए हो? इसको ले जाओ, अंदर वाला है नहीं, हो ही नहीं सकता ये। अभी लाए हो? नहीं है ना? नहीं है, अंदर वाला नहीं है। चलो, वेरी गुड। लिखो, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। लिखे, अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। लिखो आगे। इसको लाने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। लाने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। शॉर्ट में पॉइंट लिखो। 10 दिन का नोटिस दिया जाता है। आज कैसे चारों यहीं इकट्ठे हो गए? क्या हुआ ऐसा? 10 दिन का नोटिस दिया जाता है। सुनो, एक इलेक्ट्रॉन का पाउच मंगा लेना, इलेक्ट्रॉन का पाउच। जाओ। 10 दिन का नोटिस दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद मतदान होता है। उसके बाद मतदान होता है। मतलब 10 दिन में मतदान होना चाहिए जिस दिन से लाए हो। बात समझ गए? नहीं समझे? मतदान होता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है, हाँ, यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार गिर जाती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित होता है
तो सरकार गिर जाती है। तो सरकार गिर जाती है क्योंकि अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 में, क्योंकि अनुच्छेद 75 के सब क्लॉज 3 में सरकार लोकसभा के प्रति, सब क्लॉज 3 लिखा है, 2 लिखा है, क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, लिखे। अब तक अविश्वास प्रस्ताव पॉइंट अब तक अविश्वास प्रस्ताव राइटिंग अच्छा है, 28 बार आ चुका है, 28 बार आ चुका है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, यहीं तक आवाज आती है क्या? सर्वाधिक बार अब तक अविश्वास प्रस्ताव 28 बार आ चुका है। सर्वाधिक बार इंदिरा गांधी के खिलाफ, यहीं तक इसकी फ्रीक्वेंसी 15 बार, इंदिरा गांधी के खिलाफ 15 बार। लिखो, पहला अविश्वास प्रस्ताव, तुम लिखते नहीं हो क्या? पहला अविश्वास प्रस्ताव आचार्य जेवी कृपलानी, पहला प्रस्ताव आचार्य पहला अविश्वास प्रस्ताव आचार्य जेवी कृपलानी वर्ष 1963 में, लिखा तूने? वर्ष 1963 में, 63 में गधे, जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाए थे। पहले से लिखा हुआ है तुम्हारा ये, अभी भी लिखते हो तुम? जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध लाए थे। लिखे, वर्ष 1978 और 79, मतलब एक ही चीज है बेसिकली। 1978 डैश कर देना 79 में सरकार बन गई थी, 78 में गिर गई थी। मैं मोरारजी देसाई की सरकार अविश्वास प्रस्ताव से गिर गई थी। अविश्वास प्रस्ताव से गिर गई थी। अविश्वास प्रस्ताव से गिर गई थी। बोलो हाँ। नेक्स्ट, ये तो कहीं चुपका दो, रूल नंबर 198 लोकसभा का, कहीं लिख दो इसको। जहां लिखा है ना अविश्वास प्रस्ताव, उसके सामने लिख दो रूल नंबर 198। रूल नंबर 198 कहीं भी लिख दो। रूल नंबर 198, इसका वर्णन किसमें? लोकसभा के रूल नंबर 198 इसका वर्णन है। तो अविश्वास प्रस्ताव लेकर कौन आता है? विपक्ष। लिखा है ना उसमें, क्या लिखा है? अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में सरकार के विरुद्ध लाया जाता है। ठीक है, सरकार के विरुद्ध। तो कौन लेकर आता है? विपक्ष। कौन लेकर आता है? विपक्ष। अगला पॉइंट है, देखो अगला पॉइंट है विश्वास प्रस्ताव। नेक्स्ट डालो विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस मोशन। विश्वास प्रस्ताव, इसे हम नाम देते हैं कॉन्फिडेंस मोशन।
कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास प्रस्ताव। अगर ऐसा ही रहा कुछ समय तक, गर्मी सी हाल रहा, तो आगे चल के लोग जो हैं वो सिर्फ एसी में रहेंगे, बाकी जनता जिनके पास एसी नहीं उनका क्या होगा? हैं? देख रहे हो क्या होगा? मतलब समझ लो तुम, सबको एसी में रहना पड़ेगा तो क्या होगा फिर? बाहर क्या होगा? हैं? इसे कहते हैं हीटिंग आइलैंड इफेक्ट। पूरी दुनिया, पूरा जो देश है, कुछ समय के बाद हीट, पूरी दुनिया में हीट ही हीट होगी, गर्मी गर्मी। इसलिए कहते हैं पेड़ लगाओ, लोग पेड़ नहीं लगाएंगे। लेकिन विश्वास प्रस्ताव, लेकिन पेड़ नहीं, पेड़ काट कौन रहा है? गांव की जनता पेड़ काटती है, यहां एक भी पेड़ है? शहर के लोग पेड़ काटते, गांव की जनता पेड़ रखे? शहरों में पेड़ अलाउड होना चाहिए, जैसे ये मुसल्लापुर आर्ट है, इसमें एक पेड़ नहीं है, मिट्टी भी नहीं है, हैं? ऐसा पूंजीवादी देशों में ऐसा ही होता है। तो इसके लिए डंडा चलाना चाहिए सरकार को, सब तोड़ देना चाहिए, फिनिश, पेड़ लगा देने चाहिए तोड़ ताड़ के, साफ। विश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव देखो, इसे सरकार लेकर आती है। कौन लेकर आती है? जब आपके खिलाफ किसी को नो कॉन्फिडेंस हो, यानी होता है ना, आपके खिलाफ अविश्वास कौन लाएगा? विपक्ष लाएगा। आप पे विश्वास नहीं है तो विपक्ष लाएगा। विश्वास कौन लाता है? जैसे आपके साथ किसी पर आप पर ट्रस्ट ना हो, तो आप अपना ट्रस्ट जाहिर करते हो नहीं करते हो कि नहीं मैं ट्रस्ट वर्दी आदमी हूं, हाँ या ना? तो विश्वास प्रस्ताव लेकर आती है सरकार। कौन लेकर आती है? सरकार लोकसभा में। सरकार लोकसभा में अपना विश्वास साबित करने के लिए क्या लेकर आती है? विश्वास प्रस्ताव लेकर आती है, अपना विश्वास साबित करने के लिए। ठीक है, अगर विश्वास प्रस्ताव भी पारित नहीं हुआ, लोकसभा में आएगा। अगर ये पारित नहीं हुआ तो सरकार क्या होगी? सरकार गिर जाएगी। अरे हाँ या ना? इस कारण से आप देखेंगे कई सरकारें गिरी हैं, कई सरकार इस कारण से गिरी हैं। जैसे 1990 में वीपी सिंह की सरकार गिर गई थी, 1990 में, तो वीपी सिंह की सरकार इसी कारण से गिर गई थी। 1997 में आप देखो, सरकार गिर गई थी, देवगौड़ा की सरकार, इसी कारण से गिर गई थी, देवगौड़ा गवर्नमेंट। इसके बाद आप देखो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी की सरकार गिर गई थी। तो इससे भी कई सारी सरकारें गिर जाती हैं, विश्वास प्रस्ताव से भी। लिखो विश्वास प्रस्ताव। हालांकि एक बात बताऊं, विश्वास अविश्वास में कोई अंतर नहीं है, एक ही चीज है। विश्वास में सरकार लाती है और अविश्वास में विपक्ष लाता है। सरकारें दोनों से गिरी हैं। ठीक है, लिखे विश्वास प्रस्ताव। सरकार लोकसभा में, पानी ले आया क्या? सरकार लोकसभा में अपना विश्वास साबित करने के लिए अपना विश्वास साबित करने के लिए विश्वास प्रस्ताव लेकर आती है। विश्वास प्रस्ताव लेकर आती है। यदि विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, यदि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, यदि विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ तो सरकार गिर जाएगी, तो सरकार गिर जाएगी। सरकार गिर जाएगी। लिखें, जैसे वर्ष 1990 में वर्ष 1990 में वीपी सिंह की सरकार, वीपी सिंह 97 में देवगौड़ा, एच डी देवगौड़ा,
और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी। लिखिए, छोड़ो तुम, लिखते चलो, सरकारी लाइन ना खुद। देवगौड़ा और 99 में अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी बिहारी वाजपेयी। अरे हाँ है ना, ये एक सरकार है। ये कौन लाया था पता है? ये लाया था बाईवी चौहान, लाए थे इसको, इस वाले को लाए थे बाईवी चौहान 1978 में। इसके खिलाफ बाईवी चौहान लाए थे। बाकी तो सरकारें अपने आप लाई और अपने आप सरकारें क्या हुई, टपक गई। मार्च में देवगौड़ा की सरकार गिर गई थी 1997 में। चलिए अब डालिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो याद रखो क्या होगा, विश्वास प्रस्ताव कौन लाती है, सरकार या विपक्ष? और अविश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? दोनों कहां आते हैं? सरकार किसके पर जिम्मेदार है? कौन से आर्टिकल में? 75 के क्लॉज। बहुत बढ़िया, इतना जान के बहुत बड़ी बात है। लिखे ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ये कौन लेके आता है? इसको कौन लेके आता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है? देखो, किसी भी लोक महत्व के मुद्दे पे, कोई भी लोक महत्व का मुद्दा है। कैसा मुद्दा है बाबू? कोई भी लोक महत्व का मुद्दा है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का विषय है। जैसे कुछ हो गया देश में, कहीं हिंसा हो गई, कोई मर्डर हो गया, या कोई बड़ी बातचीत हो गई, कोई बड़ा कांड हो गया, बहुत बड़ा कांड हो गया कोई देश के अंदर, तो किसी लोक महत्व के मुद्दे पर, मर्डर नहीं, किसी लोक महत्व के मुद्दे पर सदन का ध्यान आकर्षण करने के लिए, किसी लोक महत्व का मुद्दा है और किसी लोक महत्व के मुद्दे पर सदन जो है, जो सदन चल रहा है, इस सदन का क्या आकर्षित करोगे? सदन का ध्यान आकर्षण करोगे कि भाई तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा। सदन का ध्यान आकर्षण करने के लिए क्या आता है? ध्यान आकर्षण प्रस्ताव आता है। क्या आता है? इसे कहते हैं कॉलिंग अटेंशन मोशन। क्या नाम देते हैं इसे? कॉलिंग अटेंशन मोशन। कि भैया एक काम करो, इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे लो, ये क्या हो रहा है। इसे हम नाम देते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। तो इसकी किसके खिलाफ लाते हैं? सरकार का, यानी आप कह सकते हैं सरकार का, या तो गवर्नमेंट है, या किसी मंत्री का। सरकार का या किसी मंत्री का ध्यान अगर आपको आकर्षित करना है किसी मुद्दे पे, तो इसे बोलते हैं ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। लिखो, सरकार का या सरकार के किसी मंत्री का, हां, सरकार का या सरकार के किसी मंत्री का किसी लोक महत्व के मुद्दे पर, किसी लोक महत्व के मुद्दे पर ध्यान आकर्षण करने के लिए, ध्यान आकर्षण करने के लिए ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया जाता है। यह प्रथा भारतीय संसदीय प्रथा की देन है। भारतीय संसदीय प्रथा की देन है। इसे वर्ष 1954 में शुरू किया गया था। इसे वर्ष 1954 में शुरू किया गया था। शुरू किया गया था 1969 से लगातार
1969 से लगातार प्रयोग की जा रही है, प्रयोग की जा रही है। ठीक है, चलिए, कॉलिंग अटेंशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या प्रस्ताव लाता है? विपक्षी लाएगा सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ना, विपक्षी लाएगा। लिखा स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, इसे बोलते हैं एडजर्नमेंट मोशन। एडजर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव। देखो स्थगन से आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए आ रहा है स्थगन प्रस्ताव। अरे हाँ या ना? तो ये क्या होता है, सुनो सुनो ध्यान से। पहले सदन जो है, जो हमारा सदन है, सदन की जो कार्यवाही है, सदन की कार्यवाही को स्थगित करके, क्या लिखा है? सदन की कार्यवाही को क्या करके? सदन की कार्यवाही को स्थगित करने के लिए। किस लिए स्थगित करने के लिए? कोई विशेष महत्व है, कोई विशेष विषय है, यानी कोई विशेष विषय आ गया, जैसे कोई हिंसा हो गई है, कोई विशेष तात्कालिक महत्व का विषय है। विशेष, क्या बोला मैंने? तात्कालिक महत्व का, कोई विशेष तात्कालिक महत्व का विषय है, महत्व का विषय है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कोई विशेष महत्व आ गया, कोई मणिपुर में हिंसा हुई, या जैसे अभी पाकिस्तान से युद्ध हो गया हमारा, तो क्या है कि जो हाउस की कार्यवाही है उसे स्थगित कर दो। जैसे मणिपुर के ऊपर लोगों ने कहा था ना कि भैया स्थगन प्रस्ताव, इसको लाने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। कितने सदस्यों की? 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। 50 सदस्यों की आवश्यकता, यानी 50 मेंबर इसे लेकर आएंगे। अविश्वास प्रस्ताव में एक चीज लिख देना आप, अविश्वास प्रस्ताव एक सत्र में एक ही बार आता है। अविश्वास प्रस्ताव में एक पॉइंट लिख देना, भूल गया था मैं, एक सत्र में एक बार आता है, एक सत्र में एक बार आता है। एक सत्र में कितनी बार आता है? एक बार। ऐसा नहीं सत्र में आप 2 बार ले आओगे, एक सत्र में कितनी बार आता है? एक बार। हाँ, एक सत्र में एक बार आएगा। सत्र मतलब एक साल में कितने सत्र होते हैं? हाँ 3, मिनिमम 2 होने चाहिए। एक सत्र में एक बार आता है। चलिए अब ये क्या होता है? स्थगन प्रस्ताव। तो किसी भी तात्कालिक विषय के मुद्दे पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए 50 सदस्य से लेके आते हैं, 50 सदस्य पारित करते हैं, सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की इसमें बात करी जाती है। इसमें 2 पॉइंट आपको याद रखने, ये किसी ऐसे मुद्दे पर नहीं आ सकता जिस मुद्दे को ऑलरेडी न्यायालय में चल रहा है। जैसे कोई मुद्दा न्यायालय में चल रहा है तो ये विपक्ष नहीं कह सकता कि इसके ऊपर चर्चा करो। ऐसा मुद्दा जो न्यायालय में चल रहा है, ऐसा मुद्दा जो न्यायालय में सुनवाई हो रही है या न्यायालय में पेंडिंग है, ऐसे मुद्दे पे ये प्रस्ताव नहीं आ सकता, स्थगन प्रस्ताव। दूसरा, ऐसा कोई मुद्दा जिस मुद्दे पे ऑलरेडी सदन में चर्चा हो चुकी है, उस मुद्दे के ऊपर भी स्थगन प्रस्ताव नहीं आएगा। देखो ये होता क्या है, एक प्रकार से इसे कहेंगे कि भाई सदन चल रहा है, सदन में आके कहेंगे कार्यवाही बंद करो, कोई मतलब नहीं है, पहले इस मुद्दे पे चर्चा करो, इस मुद्दे का समाधान करो, इसे कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। कोई इनके आर्टिकल नहीं है, लिखो आप जरा स्थगन प्रस्ताव। किसी तात्कालिक महत्व के, किसी तात्कालिक महत्व के विशेष मुद्दे पर, किसी तात्कालिक महत्व के विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, किसी तात्कालिक महत्व के विशेष मुद्दे पर चर्चा करने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है। इसमें सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की बात की जाती है। इसमें सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की बात की जाती है। इसमें
सदन की कार्यवाही को स्थगित करने की बात की जाती है। इसे लाने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। यह किसी भी सदन में आ सकता है। लाने के लिए 50 सदस्यों की आवश्यकता होती है। यह किसी भी सदन में आ सकता है। नेक्स्ट, ऐसे किसी मुद्दे पर नहीं आएगा जो न्यायालय में लंबित है। ऐसे किसी मुद्दे पर नहीं आएगा जो न्यायालय में लंबित है या जिस पर सदन में चर्चा हो चुकी है। जो न्यायालय में लंबित, पेंडिंग इन द कोर्ट, या जिस पर सदन में चर्चा हो चुकी है। जिसमें सदन में चर्चा हो चुकी है। बेटा विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव का आर्टिकल तो एक ही होगा। जब आर्टिकल 75 का सब क्लॉज 3 में सरकार जिम्मेदार लोकसभा के प्रति है, तो दोनों का आर्टिकल एक ही होगा। ये ऐसे किसी मुद्दे पर नहीं लाया जा सकता जो न्यायालय में लंबित है या सदन में चर्चा हो चुकी है, या सदन में चर्चा हो चुकी है। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए अब लाइए निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन जिसे कहते हैं, निंदा प्रस्ताव। देखो निंदा प्रस्ताव क्या होता है। ये सरकार, सुनो, ये सरकार या सरकार के किसी मंत्री की, जनरली किसी मंत्री की नीतियों की निंदा करने के लिए आता है कि सरकार बहुत खराब है, सरकार बहुत बेकार है, सरकार बहुत घटिया है। सरकार या मंत्री की जो नीतियां होती हैं, जो उनकी पॉलिसी बनती हैं, उन नीतियों की क्या करोगे? उन नीतियों की क्या करोगे बेटा? निंदा। तो ऐसे प्रस्ताव को, जो सरकार की नीतियों की निंदा करे, उस प्रस्ताव को आप किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? निंदा प्रस्ताव। एकदम क्लियर है? देखो सुनो, अब गुरुजी बताओ इन दोनों में क्या अंतर है, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव में। देखो अविश्वास प्रस्ताव अगर आता है, देखो अविश्वास प्रस्ताव भी सेम प्रकार का है। अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित होता है तो सरकार गिर जाती है। सरकार क्या हो जाती है? अरे हाँ या ना? सरकार क्या होगी? सरकार गिर जाती है। अगर निंदा प्रस्ताव क्या है भाई? यहां भी सरकार की आलोचना हो रही है। अगर निंदा प्रस्ताव पारित होता है तो याद रखना, निंदा प्रस्ताव पारित होने पे आप ये कह सकते हैं सरकार त्याग पत्र देने के लिए, सरकार को त्याग पत्र देने के लिए बाध्य हो जाती है कि सरकार त्याग पत्र देगी, लेकिन तुरंत सरकार गिरती नहीं है। ये दोनों में अंतर है। तुरंत सरकार गिरती नहीं है। सरकार तुरंत क्या नहीं होती? गिरती नहीं है। निंदा प्रस्ताव में सरकार तुरंत नहीं गिरती, सरकार त्याग पत्र देगी, जो कि इस मामले में सरकार तुरंत गिर जाती है। लिखे निंदा प्रस्ताव, सेंसर मोशन। सरकार और किसी नीतियों की, सरकार और किसी मंत्री की नीतियों की निंदा करने के लिए लाया जाता है। निंदा करने के लिए लाया जाता है। सरकार या किसी मंत्री की नीतियों की निंदा करने के लिए लाया जाता है। पानी आ गया। निंदा करने के लिए लाया जाता है। यदि निंदा प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार
त्याग पत्र के लिए सरकार त्याग पत्र के लिए बाध्य हो जाती है, सरकार त्याग पत्र के लिए बाध्य हो जाती है, लेकिन सरकार गिरती नहीं। सरकार त्याग पत्र के लिए बाध्य हो जाती है, लेकिन सरकार गिरती नहीं। गिरती नहीं। लिखो, निंदा प्रस्ताव में विपक्ष को, निंदा प्रस्ताव में विपक्ष को यह स्पष्ट करना होता है, यह स्पष्ट करना होता है कि वह सरकार की किस नीति की आलोचना कर रहा है। निंदा प्रस्ताव में विपक्ष को यह स्पष्ट करना होता है कि वह सरकार की किस नीति की आलोचना कर रहा है। सरकार की किस नीति की आलोचना कर रहा है। इज दैट क्लियर और नॉट? बोलो हाँ। सरकार की किस नीति की क्या कर रहा है? आलोचना कर रहा है। इज दैट क्लियर? बोलो भैया, अरे हाँ या ना। चलिए खत्म। निंदा प्रस्ताव भी हो गया, निंदा हो गया, स्थगन हो गया, विश्वास हो गया, अविश्वास हो गया, और कितने हुए? कितने हुए? 4 ही हुए, अभी 5 हुए। डालो, निंदा, विश्वास, अविश्वास, स्थगन, ध्यानाकर्षण, है धन्यवाद प्रस्ताव। लिखो धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव, धन्यवाद प्रस्ताव। मोशन ऑफ थैंक्स कहते हैं इसे, मोशन ऑफ थैंक्स। धन्यवाद प्रस्ताव। सुनो भैया, ई का होता है धन्यवाद प्रस्ताव। देखो धन्यवाद प्रस्ताव क्या होता है? धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति लेके आता है। कौन लेके आता है? राष्ट्रपति प्रथम। सुनो सुनो ध्यान से, राष्ट्रपति प्रथम जो लोकसभा होती है ना, लोकसभा, जब लोकसभा का आम चुनाव हुआ, जैसे 18 में लोकसभा का आम चुनाव हुआ, तो लोकसभा के आम चुनाव के बाद, लोकसभा के जो आम चुनाव होता है, आम चुनाव के बाद संसद का सत्र होता होगा। बोलो हाँ या ना। तो लोकसभा के आम चुनाव के बाद जो संसद का सत्र होता है, जो प्रथम सत्र होता है, उस सत्र में राष्ट्रपति क्या करते हैं? सरकार के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आते हैं। और प्रत्येक वित्तीय वर्ष, यानी वित्तीय वर्ष समझते हो? वित्तीय वर्ष, फाइनेंशियल ईयर, वित्तीय वर्ष का प्रथम सत्र, कौन सा सत्र? जो प्रथम सत्र होता है, उसमें राष्ट्रपति क्या लेकर आते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव। यानी लोकसभा का चुनाव हुआ, तो लोकसभा के चुनाव के बाद जो पहला सत्र होगा वो, और प्रत्येक साल जो पहला सत्र होता है, बजट सत्र होता है वो, उसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं? धन्यवाद प्रस्ताव लेकर आते हैं। धन्यवाद प्रस्ताव में होता है क्या है कि सरकार जो होती है ना, सरकार जो है, सरकार की नीतियों का उल्लेख होता है, कि सरकार की नीतियों का उल्लेख, कि सरकार क्या करने वाली है, सरकार क्या लेके आने वाली है। धन्यवाद प्रस्ताव को तैयार करता है मंत्रिपरिषद। कौन तैयार करता है? अगर मैं बात करूं इसको तैयार कौन करता है, तो इसको तैयार करता है मंत्री परिषद। बोलो हाँ या ना। अगर धन्यवाद प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, अगर ये फेल हो गया, पारित नहीं हुआ, तो सरकार क्या होगी? सरकार गिर जाएगी। सरकार क्या होगी? गिर जाएगी। यानी राष्ट्रपति बताता है सरकार की नीतियों के बारे में कि भैया सन 62 में इंडिया चाइना वॉर में इंडिया हारने की, हाँ, उसी के बाद लाए थे जेवी कृपलानी, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे। पढ़ा तो दिया मैंने ये, पॉवर्टी क्या नाम लिखा है तेरा? चलो भाई, ये बच्चा कह रहा है कि 1963 में जेवी कृपलानी जभी लाए थे, अब इंडिया ने चाइना के साथ वॉर हार लिया था ना 1962 में, उसी की बुराई करने के लिए लाए थे जेवी कृपलानी। चलिए भाई लिखे धन्यवाद प्रस्ताव। धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति
धन्यवाद प्रस्ताव राष्ट्रपति लोकसभा के आम चुनाव के बाद, लोकसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र, लोकसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र और वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में अपना अभिभाषण रखते हैं, में अपना अभिभाषण रखते हैं। अभिभाषण मतलब बोलता है आके, मैं अपना अभिभाषण रखते हैं जिसमें सरकार की नीतियों का उल्लेख होता है, जिसमें सरकार की नीतियों का उल्लेख होता है, जिसमें सरकार की नीतियों का उल्लेख होता है। लिखो, इसका प्रारूप मंत्रिपरिषद तैयार करता है, इसका प्रारूप मंत्रिपरिषद तैयार करता है। यदि ये पारित नहीं होता है, यदि ये पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाएगी। यदि ये पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाएगी। अरे हाँ या ना, सरकार क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इज इट क्लियर? क्लियर नॉट क्लियर? बताओ। अरे भगवान, गर्मी कितनी पड़ रही है। सरकार गिरेगी गिरेगी, मैं गिर जाऊंगा तो सरकार क्या होगी? धन्यवाद प्रस्ताव। चलिए अब डालिए समापन प्रस्ताव। डालो समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव इसे कहते हैं क्लोजर मोशन। समापन प्रस्ताव। समापन प्रस्ताव तीन प्रकार के होते हैं, सुनो रे। एक होता है घटकों द्वारा समापन, घटकों में समापन। एक होता है कंगारू समापन, और एक होता है ग्लोटीन। क्या होता है? ग्लोटीन समापन। सुनना मेरी बात ध्यान से। जैसे कोई विधेयक आया, सुनना, कोई विधेयक आया, हेलो आगे देख ले राजकुमार, राजकुमार आगे देख ले। जैसे कोई विधेयक आया, कोई क्या आया? विधेयक आया। अब कोई विधेयक आया तो सरकार क्या करती है? ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार क्या करती है? उस विधेयक को जल्दी जल्दी समाप्त करती है, उस पर चर्चा नहीं करवाती, क्योंकि सरकार को जल्दी जल्दी करनी है। अगर चर्चा होगी जनता जान जाएगी। जैसे किसान विधेयक आया, सरकार बिल लाती है, बफ बिल का बिल लाया, सरकार चाहती जल्दी जल्दी पास हो और कानून बन जाए, काम खत्म, कोई झंझट ना हो। तो सरकार आजकल क्या कर रही है? जो विधेयक लाती है उस विधेयक को सरकार जल्दी जल्दी खत्म करना चाहती है। तो उसके लिए सरकार के पास तीन प्रस्ताव है, समापन प्रस्ताव कहते हैं इसको। पहला है घटकों द्वारा समापन। होता क्या है? जैसे मान के चलो ये विधेयक है, ये बिल है। अब इस बिल में 100 धाराएं। कितनी धाराएं? 100। धारा 1 से लेकर 100। कितनी धारा हुई? जोर से बोलो। 100 क्या हुई? इसके अंदर धारा हुई। 100 इसके अंदर धारा है। तो सरकार क्या करेगी? घटक। सरकार ने पहली 1 से लेकर 10 धारा का चर्चा कर ली, फिर सरकार ने बाकी धाराएं छोड़ दी, फिर सरकार ने ये जो है 30 से लेकर 40 धारा की चर्चा कर ली, फिर सरकार ने धाराएं छोड़ दी, फिर सरकार ने क्या किया? 50 से लेकर 80 तक की धाराओं की चर्चा कर ली, और फिर क्या किया? सरकार ने 80 से लेकर 100 तक की, यानी घटक बना बना के सरकार ने क्या करी? धाराओं की चर्चा कर ली। इसे कहते हैं घटकों द्वारा समापन। पूरा विधेयक पे चर्चा हुई? हुई क्या? आपने कंपोनेंट बना लिए, घटक बना लिए। भाई आपने पूरा बिल चर्चा करोगे तो सरकार क्या होगी? भाई चर्चा लंबी चलेगी।
आपने क्या किया, पूरी धाराओं पे चर्चा न करके करना क्या चाहिए, आपको कोई विधेयक ला रहे हो तो एक एक धारा पे चर्चा करो ना, 1 2 3 4 सब पे धारा पे चर्चा करो। अब सुनो, संविधान में आर्टिकल्स होते हैं, बहुत से लोग ये भी नहीं समझ पाते, किसी विधेयक में धाराएं होती हैं, न कि संविधान में धाराएं होती है। संविधान में धारा बताते वो गधे हैं, संविधान में धारा नहीं होती। बोलो बोलो, संविधान में क्या होते हैं, आर्टिकल्स। और एक्ट यानी कानून, कानून में होती हैं धाराएं, क्या होती हैं, सेक्शंस, क्या होती हैं, गॉट इट। संविधान में धाराएं, जो संविधान में धाराएं बोलो उसे कि तुम्हें कुछ नहीं आता बेटा, तुम जाके पढ़ लो, बच्चे हो तुम छोटे, ठीक है। संविधान में धाराएं नहीं होती, संविधान में आर्टिकल्स होते हैं, एक्ट में सेक्शंस होते हैं। जैसे आईपीसी की धारा, सीआरपीसी की धारा, बीएनएस की धारा, ये धाराएं, समझे नहीं समझे। तो किसी कानून की प्रत्येक धारा पर चर्चा न करके उसके घटक बना के उन पर चर्चा कर लेना, इसे कहते हैं घटकों द्वारा समापन। बोलो हाँ या ना। अगला आता है कंगारू समापन। क्या आता है, कंगारू समापन। अब कंगारू समापन क्या होता है, कंगारू समापन ये होता है, जैसे विधेयक है, इसकी धारा 1 से लेकर 100 है, 1 से लेकर 100। अब आपने क्या किया, 1 से लेकर 100 धाराओं पर चर्चा नहीं करी, आपने धारा 1 पर चर्चा करी, धारा 15 पर चर्चा, धारा 30 पर चर्चा करी, धारा 50 पर चर्चा करी और डायरेक्ट धारा 100 पर चर्चा कर दी। कंगारू कैसे करता है, फुक ठक ठक ऐसे करता है कंगारू। एक छलांग मारी ये धारा, एक छलांग मारी ये धारा, एक छलांग मारी ये धारा, इसे नाम देते हैं कंगारू समापन। क्या नाम देते हैं, कंगारू समापन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो हाँ, कंगारू समापन। तीसरा होता है ग्लोटीन। तीसरा क्या होता है, ग्लोटीन। देखो ग्लोटीन क्या होती है, ग्लोटीन एक दर्द कम करने वाली मशीन होती है, जानते हो। जैसे अब पहले जमाने में जब आदमी को मारते थे तो आदमी को पता है दर्द बहुत होता था। पहले जमाने में जैसे आदमी को जब मारते थे ना, फांसी देते थे, तो एक आदमी को होता है मारना, काट के मारना। जैसे मुस्लिम सरिया कानून जो है ना, लोग ये आदमी को रीत के मारते हैं, काट के हलाल करते हैं, आदमी को काट काट के मारते हैं, ठीक है, आया ना, ऐसे करके उसे रगड़ रगड़ के ऐसे करके मारते हैं। एक होता है झटका, समझते हो, तो झटका ही ग्लोटीन है। कैसे, देखो मैं दिखाता हूं तुम्हें। ग्लोटीन इज अ झटका। क्या है, अरे कहां गया, देखो ग्लोटीन क्या होता है। ग्लोटीन देखो, ये एक मशीन है, यहां से निकला है ग्लोटीन। देखो बंद कर रखी है, पता है लोगों ने उसको ब्लर इसीलिए कर रखी है क्योंकि उसमें आदमी मारा जाता है ना। कहां से करें ब्लर ऑफ, अब एक काम का ही नहीं कर रहा है ये देखो पहले जमाने में क्या करते थे, पहले जमाने में जैसे ये है, अब पहले जमाने में क्या करते थे, अरे यार ये तो देखो पहले जमाने में, ये देखो पहले जमाने में क्या करते थे, जैसे आदमी है तो आदमी को इसको ऊपर नीचे कैसे होगा ये, देखो क्या होता था पहले जमाने में, जैसे ये देखो आप, पहले जमाने में क्या करते थे, ये देखो आप, आदमी को काटने की मशीन थी, ये आदमी डाल दिया इसके अंदर, ये ऊपर से मशीन ये आएगा और एक बार में काट देगा बिना दर्द के, साफ खट। जैसे आया ना ऊपर से, ये आया ऊपर से और एक बार में गिरेगा और एक बार में गिर के गर्दन साफ। तो इसे कहते हैं ग्लोटीन। क्या कहते हैं, यानी ज्यादा लंबी चर्चा नहीं, ज्यादा लंबा डिस्कशन नहीं, ज्यादा लंबा दर्द नहीं, ये काटा गर्दन अलग। क्या कहेंगे इसे, ग्लोटीन। क्या कहेंगे, ग्लोटीन, दैट नोन एज ग्लोटीन। इसे है वो वाला सिर निकल गया ना उसका सिर, इसे नाम देते हैं ग्लोटीन। क्या नाम देते हैं, तो ग्लोटीन क्या होता है,
ग्लोटीन होता है, समझो मेरी बात, जैसे कोई विधेयक है, अब विधेयक में यार इसको बंद कर लो, हटाओ इसको यार, हटाओ इसको, है? एक तो वैसे बीपी बढ़ रहा है, जब एनसीसी करते थे हम, तो उसमें एक कैंप होता है, मावलंकर किया किसी ने? नहीं किया, फायर। उसमें सांप काटते थे हम, खच खच, ठीक है? तो बहुत से लड़के कांप जा रहा है, 1 मिनट में कट जाता है सांप, पकड़ो, ठक ठक ठक। लोग मुर्गा काट के खुश होते हैं, सांप काटो, शेर काटो, चीता काटो, सांप मुर्गा काट रहे हो वे गधो। देखो, ग्लोटीन, मुर्गा बकरा बकरा क्या काटना, डायरेक्ट काटना तो चीता काटो, है? वो कट नहीं सकता, डर लगता है ना आदमी को। हाँ, एक्चुअली बचपन में बनाया जाता है हार्ड, आपको खून से डर नहीं लगना चाहिए आदमी को। देखो, हमें खून से कभी डर नहीं लगा। ग्लोटीन, ग्लोटीन मैं कैसे मार दूंगा शेर पे भाई, बुड़बक, मैं बता रहा हूं ना, मैंने मुर्गा मारा ना शेर, सांप ही मारे बस। आओ, मारे नहीं, काटे। ग्लोटीन क्या होता है? देखो, ग्लोटीन क्या है? वही ग्लोटीन है, काटना, क्या करना? काटना। देखो कैसे, जब कोई विधेयक, ये हटेगा नहीं क्या आज? चलो थोड़ा साइड कर लो इसको। ये कह गया है कि आप, मैं मानूंगा नहीं, लो हट गया। बेटा तुम एक काम करो, तुम हटो ही मत, यहीं रहो। चल बेटा यहीं रह, ले ऐस कर, चल चल ऐस कर, यहीं रह, हटना मत है, यहीं रह। देखो ग्लोटीन क्या है, ग्लोटीन क्या होता है? ग्लोटीन क्या होता है, मैंने क्या बोला? ग्लोटीन क्या होता है? एक कोई विधेयक है, तो उसकी धारा, बेटा प्यारे बच्चों, कहां गया? उसकी धारा 1 से स्टार्ट हो रही है, उसकी धारा 1 से, उसकी धारा 1 से चल रही है, ठीक है? सुनना, अब क्या करो, आप क्या करो, आपने धारा 1 से स्टार्टिंग करनी है और धारा 100 तक है। तो बाबू पहले क्या किया आपने? सबसे पहले वाले में आपने ये किया था कि धारा 1 से 100 है, तो आपने ये डिस्कस करी थी, फिर ये डिस्कस करी थी, फिर ये डिस्कस करी थी, इसे बोलते थे कंगारू। क्या बोलते थे बेटा? कंगारू। आपने दूसरे में क्या किया? आपने दूसरे में बोला गुरुजी ये इतनी धारा डिस्कस कर लेते हैं, फिर गुरुजी इतनी धारा डिस्कस कर लेते हैं, इसे बोलते हैं घटकों द्वारा समापन। बोलो हाँ। अब बचा तीसरे वाला, इसे कहते हैं ग्लोटीन, इसे कहते हैं झटका, यानी इतनी धारा डिस्कस करो बाकी सब पास। जैसे आपने बोला एक साथ इतनी धारा डिस्कस करो बाकी सब पास, इसे कहते हैं ग्लोटीन, झटका, खत्म। लिखो, समापन प्रस्ताव बनाओ तीनों प्रकार के। बाप रे, कैसे मानव होते थे, अरे वाह। फांसी भी तो वही है। अच्छा, मानव होते थे, आज नहीं है क्या? सीरिया में लोग क्या करते हैं भाई? सीरिया में क्या हुआ था? आदमी को काट दिया था, वही तो है ये। बस अभी थोड़ा ज्यादा कैसे करे काटते। चलो, हो गया हो गया, बस बस, ठीक है ठीक है। लिखो समापन प्रस्ताव, ज्यादा मत मार काटने की बात करो। देखो समापन प्रस्ताव बनाओ तीनों। बहुत गर्मी लग रही है भाई, लाड लो, जल्दी जल्दी बनाओ बनाओ। समापन प्रस्ताव बनाओ ना, बना लिया? कंगारू, कंगारू देखा नहीं तुमने? कंगारू कभी नहीं देखा? कंगारू समापन, लिखे। चलो, पहला डाले घटकों द्वारा समापन।
लिखो लिखो। जब किसी विधेयक की संपूर्ण धाराओं को चर्चा न करके, जब किसी विधेयक की संपूर्ण धाराओं को चर्चा न करके सिर्फ कुछ धाराओं की, सिर्फ कुछ घटकों की, जब किसी विधेयक की संपूर्ण धाराओं की चर्चा न करके सिर्फ कुछ घटकों की चर्चा कर दी जाती है तो उसे कंगारू समापन कहते, तो उसे घटकों समापन कहते हैं। संपूर्ण धाराओं की चर्चा न करके कुछ घटकों की चर्चा कर दी जाती है तो उसे घटकों द्वारा समापन कहते हैं। किसके द्वारा? घटकों द्वारा समापन कहते हैं। बना लो चाहो तो, ये थोड़ा फास्ट बना सकते हो तो जल्दी जल्दी बनाओ भाई। इस बार के बैच में मैंने पिछले वाले बैच से ज्यादा चीजें पढ़ाई हैं, 70वीं से, ठीक है। अभी क्योंकि हर बार पढ़ानी पड़ती है ज्यादा, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि बाकी बैच में कैसे पढ़ाऊंगा। लिखो, बनाओ। बहुत ज्यादा है, पिछली बार से ज्यादा ही पढ़ाया जाता है। कॉपी दे देना मुझे, फोटो कॉपी करा के इसकी। इसको तो मैं और ज्यादा पढ़ाता, समय नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ाता इस बार, इसमें धुआं निकाल देता हूं मैं, लेकिन समय ही नहीं है। मेंस में तो पढ़ाऊंगा ही जबरदस्त, टेंशन क्यों ले रहा है। मेंस पूरा मेरा रहेगा, घबरा मत। शुरुआती मेंस मैं ही करने वाला हूं। हाँ हाँ हाँ, स्लो हुआ है इसमें। अच्छा, मतलब समझ गया। बनाओ जल्दी फास्ट। घटकों का समापन हो गया, अगला बनाओ फास्ट। अगला नेक्स्ट, कंगारू। जल्दी जल्दी लिखो थोड़ा प्लीज। कंगारू समापन। नींद आ रही है बुड़बक, लिख जल्दी। कंगारू समापन लिखो। जब किसी विधेयक की कुछ धाराओं को छोड़कर कुछ धाराओं पर, जब किसी विधेयक की कुछ धाराओं को छोड़कर कुछ धाराओं पर चर्चा कर दी जाती है तो इसे कंगारू समापन कहते हैं। कुछ धाराओं को छोड़कर कुछ धाराओं पर चर्चा कर दी जाती है तो इसे कंगारू समापन कहते हैं। ठीक है, बना दो कंगारू। कंगारू समापन कहते हैं, बना दो कंगारू। ठक 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 ठक। ये मेंस में जुड़ जाएगा एकदम से। मेंस में क्या होगा कि सरकार कैसे कार्यपालिका विधायिका के रोल को कमजोर कर रही है। विधायिका काम क्या है? चर्चा करना। और सरकार क्या ला रही है? समापन प्रस्ताव। तो चर्चा होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी भाई, एक एक धारा पे चर्चा होनी चाहिए। आप क्या कर रहे हो? आप एक धारा चर्चा किए, बनाओ जल्दी फास्ट। कंगारू समापन, बहुत बढ़िया, अति उत्तम। तीसरा, नेक्स्ट, ग्लोटीन। ग्लोटीन एक्चुअली मैंने किया क्या, अभी इलाहाबाद में बैच पढ़ा गया था ना यूपीएससी वाला में, उस वाले बैच का कंटेंट मैंने इस बार बीपीएससी में डाल दिया है। और यूपीएससी वाला जो कंटेंट होगा उसको मैं और ऊपर ले जाने वाला हूं, जो धुआं निकाल देगा सबका। लिखो ग्लोटीन। ग्लोटीन में लिखे, लिखे नेक्स्ट, ग्लोटीन में क्या लिखें? जब किसी विधेयक की सिर्फ कुछ धाराओं पर चर्चा करके, जब किसी विधेयक की सिर्फ कुछ धाराओं में चर्चा करके विधेयक की, दिल्ली में नहीं ऑफलाइन का इंतजाम, पटना ही आना पड़ेगा आपको। जब किसी विधेयक की कुछ धाराओं की चर्चा करके संपूर्ण विधेयक को छोड़ दिया जाता है, संपूर्ण विधेयक को छोड़ दिया जाता है।
क्या नाम देंगे उसे? ग्लोटीन। बना लो जल्दी, मैं फास्ट। ग्लोटीन। ग्लोटीन कौन से वाला है? झटका वाला, ये वाला, थर्ड। ग्लोटीन। बनाए कैसे? कुछ नहीं बनाओ, ऐसी लाइन खींचो और इसमें यहां तक बस इतना कर दो, बस बाकी छोड़ दो। झटका लगाना है बस एक। अरे हाँ हाँ, बनाया इस लड़की ने, कितना अच्छा बनाया, ऐसे बनाओ। हाँ सही तो बनाया है। बस यानी यहां तक की चर्चा कर ली, यहां तक की चर्चा, और बाकी सब क्या कर दी? छोड़ दी। ग्लोटीन। क्या नाम देते हैं इसे? प्रस्ताव समाप्त हो गए। ये हो गया, समापन प्रस्ताव हो गए। अब पॉइंट ऑफ ऑर्डर होगा, अगर होगा तो बाकी सारे प्रस्ताव है। विशेषाधिकार प्रस्ताव नहीं होता। धन्यवाद। समापन। हाँ एक और लिखो, व्यवस्था का प्रश्न। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था का प्रश्न। नेक्स्ट है व्यवस्था का प्रश्न, पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हालांकि मैं सब प्रस्तावों की तुम्हें एक पीडीएफ देता, ज्यादा अच्छा रहता। अब क्या रहना, अब तो पढ़ लिया तुमने। पॉइंट ऑफ ऑर्डर, व्यवस्था का प्रश्न। सुनो, जब सदन की कार्यवाही, सुनो, जब सदन की कार्यवाही सही प्रकार से न संचालित हो रही हो, जब सदन है और सदन की कार्यवाही, सदन चल रहा है और सदन की कार्यवाही व्यवस्था से नहीं चल रही है, सदन की कार्यवाही व्यवस्था से या सही प्रकार से संचालित नहीं हो रही है, तो लेकर आते व्यवस्था का प्रश्न। क्या लेकर आते? पॉइंट ऑफ ऑर्डर। भाई लोकसभा चल रही है, सही समय पर नहीं चल रही, सही से नहीं चल रही, कोई मंत्री जवाब नहीं दे रहा, चर्चा नहीं हो रही, बोलने नहीं दिया जा रहा, तो क्या होगा? व्यवस्था का प्रश्न लाते हैं, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर। लिखो, शॉर्ट में लिख दो, व्यवस्था का प्रश्न। जब सदन की कार्यवाही, जब सदन की कार्यवाही सही प्रकार से न चल रही हो, तो व्यवस्था का प्रश्न, अतः औचित्य का प्रश्न लाया जाता है। औचित्य का प्रश्न लाया जाता है। व्यवस्था का प्रश्न, अतः औचित्य, औचित्य बोलते हैं इसको, औचित्य। दोनों नाम पूछ सकता है वो। औचित्य का प्रश्न, समझे, लाया जाता है। इसमें सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है, इसमें सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है, इसमें सदन की कार्यवाही स्थगित हो जाती है। औचित्य के प्रश्न में सदन की कार्यवाही क्या हो जाती है? स्थगित हो जाती है। सदन की कार्यवाही क्या हो जाती है? स्थगित हो जाती है। हाँ हाँ, क्यों नहीं लाया जा सकता? केजीएस में गधे, तो केजीएस में आएगा तो क्लास स्थगित हो जाएगी, सिलेबस ऐसे खत्म नहीं हो रहा। लिखो, त्रिशंकु संसद क्या होता है? त्रिशंकु संसद, इसके बारे में सुना आप लोगों ने? हंग पार्लियामेंट। क्या कहते हैं इसे? हंग पार्लियामेंट। क्या नाम देते हैं इसे? ये मैंने आपको शब्द पहले पढ़ाया होगा जब राष्ट्रपति के विशेषाधिकार में। सुनो, हंग पार्लियामेंट क्या होता है? जब संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा आ गई तो लोकसभा में, संसद में, लोकसभा में किसी भी दल को, सुनो मेरी बात, लोकसभा के चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत ना मिले, किसी भी दल को क्या ना मिले? स्पष्ट बहुमत ना मिले। जैसे लोकसभा का चुनाव हुआ, अब लोकसभा के चुनाव में सरकार बनाने के लिए आपको 50% का बहुमत चाहिए। अब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इस सिचुएशन को नाम देते त्रिशंकु संसद, यानी हंग पार्लियामेंट। लिखो, त्रिशंकु संसद है। क्या प्रस्ताव नहीं है, तुम लिखते जाओ, अब चीजें, प्रस्ताव खत्म। लिखो, त्रिशंकु संसद। जब लोकसभा के आम चुनाव में, जब लोकसभा के आम चुनाव में किसी भी दल को, किसी भी दल को, भाई गर्मी, लोकसभा के आम चुनाव में किसी भी दल को
स्पष्ट बहुमत ना मिले तो इस स्थिति को त्रिशंकु संसद कहते हैं। तो इस स्थिति को त्रिशंकु संसद कहते हैं। अच्छा बताओ, त्रिशंकु संसद होगा तो किसको जन्म देगा? सरकार किसकी बनेगी फिर? गठबंधन की। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ। तो लिखो त्रिशंकु संसद गठबंधन की सरकार को जन्म देता है। सरकार को जन्म देता है। त्रिशंकु संसद गठबंधन की सरकार को जन्म देता है। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब डालो राष्ट्रपति का अभिभाषण। एक चीज समझाऊंगा, राष्ट्रपति का अभिभाषण। राष्ट्रपति का अभिभाषण, राष्ट्रपति का अभिभाषण। सुनो मेरी बात ध्यान से, इधर देखो, ये बहुत कंफ्यूजिंग मैटर है, सुनना इसको ध्यान से। राष्ट्रपति अभिभाषण दो प्रकार से करता है संसद में। हेलो, दो प्रकार से। एक आर्टिकल करता है 86 में, आर्टिकल 86, और एक आर्टिकल करता है 87 में, आर्टिकल 87। सुनो अब ध्यान से, प्रॉब्लम क्या है इन दोनों में। दोनों में अभिभाषण है। आर्टिकल 86 राष्ट्रपति का अधिकार है कि राष्ट्रपति किसी भी समय संसद के सदनों को बुलाकर उनका अभिभाषण कर सकता है, यानी उनमें जाके भाषण दे सकता है। और आर्टिकल 87 राष्ट्रपति का कर्तव्य है। क्या है? और इसमें लिखा है कि राष्ट्रपति प्रत्येक लोकसभा के, जब भी लोकसभा आएगी, लोकसभा के बाद जो आम चुनाव होगा, जो धन्यवाद प्रस्ताव मैंने पढ़ाया था ना आपको, वही आम चुनाव, और प्रत्येक साल के प्रथम सत्र जब होगा, तो प्रथम सत्र प्रत्येक वर्ष का, उसके अंदर क्या करेगा? प्रत्येक वर्ष का जब पहला सत्र होगा, अब प्रत्येक वर्ष का पहला सत्र कौन सा होता है? बजट सत्र। क्या होता है? तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अभिभाषण देगा। ये इसका कर्तव्य है और ये इसका क्या है? अधिकार है। तो लिखो राष्ट्रपति का अभिभाषण। ऐसे बनाओ, सेम मेरी तरह सेम बनाओ। 86 और 87, 86 और 87। 86 में लिखो, 86 में लिखें, संसद के सदनों को संबोधित करने का, संसद के सदनों को संबोधित करने का राष्ट्रपति का अधिकार। संसद के सदनों को संबोधित करने का राष्ट्रपति का अधिकार। ठीक है, राष्ट्रपति का अधिकार। इज दैट क्लियर? राष्ट्रपति को अधिकार है सदनों को संबोधित करने का। इज दैट क्लियर? क्लियर? ठीक है। 87 में लिखें, संसद के सदनों को लोकसभा के आम चुनाव, लोकसभा के आम चुनाव और वर्ष के प्रथम सत्र में संबोधित करने का राष्ट्रपति का कर्तव्य। लोकसभा के आम चुनाव और वर्ष के प्रथम सत्र में सदनों को संबोधित करने का राष्ट्रपति का कर्तव्य। राष्ट्रपति का कर्तव्य। बोलो हां, अरे बोलो हां। राष्ट्रपति का क्या होगा? कर्तव्य होगा। चलिए मेरे लाडलो, अब एक चीज और पढ़ लो, विधेयकों का लैप्स होना। सुनो, एक बच्चा पूछ रहा था परसों परले दिन से, कौन पूछ रहा था भाई? विधेयकों का समाप्त होना। सुनो मेरी बात ध्यान से, विधेयकों का समाप्त होना।
यानी ये कौन से विधेयक है? जैसे कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आजकल आ रहा है कि कोई विधेयक, ये बहुत कठिन है, कौन पूछ रहा था, आया नहीं आज वो है? अच्छा ठीक है, सुन ध्यान से। अब विधेयकों का समाप्त होना, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल विधेयक समाप्त कब हो जाते हैं? जैसे लोकसभा है तो लोकसभा भंग हो जाती है। तो मान के चलो कोई विधेयक लोकसभा में आया, सुनना रे ध्यान से, देखो कोई विधेयक लोकसभा में आया, जैसे कोई विधेयक लोकसभा में बोर्ड काम नहीं कर रहा इधर वाला, इधर देखो, कोई विधेयक लोकसभा में आया, कहां आया? लोकसभा में आया, लोकसभा में आया और लोकसभा भंग हो गई। लोकसभा क्या हुई? भंग हो गई। कोई विधेयक आया कहां? या मैंने लिखा आया, आया मतलब इंट्रोड्यूस हुआ और लोकसभा हो गई भंग, तो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बोलो हाँ भाई, अगर लोकसभा विधेयक क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अगर कोई विधेयक लोकसभा में आया, आ गया लोकसभा में और लोकसभा भंग हो गई, तो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। अगर कोई विधेयक लोकसभा में आया, बोलो हाँ, और राज्यसभा लोकसभा से पारित हो गया और कहां चला गया? राज्यसभा में। कहां चला गया? राज्यसभा में। और फिर लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा भंग हो गई, तो विधेयक भी क्या हो जाएगा? समाप्त। क्या हो जाएगा? समाप्त। यानी कोई विधेयक लोकसभा में आया और लोकसभा भंग हो गई, कोई विधेयक लोकसभा में आया, राज्यसभा में चला गया और लोकसभा क्या हो गई? भंग हो गई, तो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। एलएस 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 आरएस, क्यों? यानी विधेयक लोकसभा में आया है और लोकसभा भंग हो गई, तो विधेयक समाप्त हो जाएगा। कोई विधेयक लोकसभा में आया और राज्य लोकसभा से पारित हुआ और राज्यसभा क्या होगी? भंग हो गई, तो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। कोई विधेयक राज्यसभा से आया, सुनना मेरी बात, और लोकसभा में चला गया और लोकसभा के अंदर चला गया और लोकसभा भंग हो गई, तो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त। क्या हो जाएगा? यानी आप ऐसे मान के चलो कि जिस विधेयक ने लोकसभा का मुंह देख लिया, जिस विधेयक ने लोकसभा दुल्हन है, मैंने कहा था लोकसभा रानी है, उसका राजा कौन है? तो प्रधानमंत्री। जिस विधेयक ने लोकसभा का मुंह देख लिया, दुल्हन का मुंह देख लिया, वो विधेयक मर जाएगा। अगर दुल्हन मर गई तो काम खत्म। क्लियर? देख, लोकसभा में आया और लोकसभा भंग हो गई, विधेयक क्या होगा? समाप्त। लोकसभा में आया, राज्यसभा भंग हो गई, लोकसभा में आया, राज्यसभा में पेंडिंग है और लोकसभा भंग हो गई, सकल देख चुका, नहीं देख चुका? भंग। अगर लोकसभा राज्यसभा में आया, लोकसभा में चला गया, सकल देख ली, भंग, खत्म, समाप्त। अब देखो एक क्वेश्चन दिखा रहे थे ना तुम, कौन सा क्वेश्चन था वो? लाओ क्वेश्चन सॉल्व करो, देखो इससे। अब कौन सा विधेयक समाप्त नहीं होगा? कौन सा विधेयक समाप्त नहीं होगा? ये तीन तो समाप्त हो जाएंगे, कौन सा विधेयक समाप्त नहीं होगा? सुना मेरी बात ध्यान से। ऐसा विधेयक जो समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। कौन सा विधेयक समाप्त नहीं होगा? देखो, ऐसा विधेयक जो लोकसभा से आया, पारित हो गया और राज्यसभा से भी पारित हो गया और राष्ट्रपति के पास चला गया और लोकसभा भंग हो गई, विधेयक भंग नहीं होगा। ऐसा कोई विधेयक जो लोकसभा से पारित हुआ, राज्यसभा से पारित हुआ और राष्ट्रपति ने उस पर संयुक्त बैठक के लिए बोल दिया, ऐसा विधेयक समाप्त नहीं होगा। क्लियर है? अब देखो एक क्वेश्चन है, कहां आया था क्वेश्चन? है आईएएस का क्वेश्चन है, किसका है? सीडीएस का, आईएएस का, बीपीएससी का, यूपीएससी का, कर्नाटका पीसीएस का पेपर है। किसने दिया तुम्हें? केजीपीपीएससी, मेरे उससे लिया है क्या? कहां से लिया है? करना है? नहीं, केजीपीपीएससी, केजीपीसी, नहीं 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 नहीं, यूपीएससी का पेपर नहीं है, यूपीएससी का है। अच्छा चलो, कहां क्वेश्चन दिखा? चलिए देखिए, लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसे विघटन हो जाने पर विपगत हो जाता है। हाँ भाई, कोई विधेयक लोकसभा से आया, देखो सुनो, लोकसभा से कोई लंबित विधेयक लोकसभा से आया, लोकसभा में लंबित है, लोकसभा भंग होगी तो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त, खत्म कर लेते, मुंह देख लिया, समाप्त। लोकसभा द्वारा पारित राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन में विघटित हो जाएगा। हाँ,
लोकसभा से पारित, राज्यसभा में क्या है, पेंडिंग, तो क्या हो जाएगा, समाप्त। देखो स्टेटमेंट वैसी दिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, सेम। पहला स्टेटमेंट ये, दूसरा ये है, तीसरा देखो, कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला दी है, लोकसभा विघटन होने पर समाप्त हो जाएगा, नहीं, खत्म। ले चल लिखो, लिखो, विधेयक का समाप्त होना। अब ट्रिक याद रखना, जिस विधेयक ने लोकसभा का मुंह देख लिया वो क्या हो जाएगा, अगर वो दोनों संसद से निकल गया तो बात अलग है, अगर संसद में रह गया और लोकसभा का मुंह देख लिया तो क्या हो जाएगा, समाप्त। विधेयकों का समाप्त होना ऐसे करके बनाओ, आया, आया और लंबित, हाँ सेम टू सेम बनाओ। इसमें लिखो आया और इसमें लिखो लंबित, क्या लिखो, लंबित, क्या लिखो, लंबित। विधेयकों का समाप्त होना, आगे लिख दो लोकसभा के विघटन पे। विधेयकों का समाप्त होना कब, लोकसभा के विघटन पे, लोकसभा के विघटन पे। अब लिखो इसमें आया, आया में लिखो लोकसभा और लंबित में लिखो लोकसभा। आया कहां, लोकसभा, लंबित कहां है, लोकसभा, और लोकसभा क्या हो गई, विघटित हो गई, तो विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त। समाप्त हो गया। उसमें लिख दो आया, लंबित और उसके ऊपर लिख दो स्थिति, ऊपर स्थिति, विधेयक की स्थिति क्या होगी, ठीक है। समझ आया है, नहीं आया, लोकसभा में आया, लोकसभा में लंबित है और लोकसभा क्या हो गई, तो विधेयक अपने आप समाप्त हो जाएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है। दूसरा, लोकसभा में आया, लिखो लोकसभा में आया एलएस, राज्यसभा में लंबित है, विधेयक क्या हो जाएगा, समाप्त। विधेयकों का समाप्त होने के सामने हेडिंग डाली नहीं डाली, लोकसभा के भंग होने पर, लिखा नहीं आपने, लोकसभा के भंग होने पर, वेरी गुड। तीसरा, राज्यसभा में आया, लोकसभा में लंबित है, लोकसभा विघटित हो रही है, तो क्या हो जाएगा, समाप्त। बोलो हाँ। चलिए अब लिखो विधेयक समाप्त नहीं होते, कौन से विधेयक समाप्त नहीं होते उसमें लिखें, लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित, लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित समाप्त नहीं होते, लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित राष्ट्रपति की हस्ताक्षर के लिए लंबित, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा द्वारा पारित राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए लंबित। भाई लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, संसद का काम तो खत्म हो गया कि नहीं हो गया, राष्ट्रपति हस्ताक्षर लंबित, ये कैंसिल होगा कि नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। अगला लिखो, जिस विधेयक पर संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, जिस विधेयक पे संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, जिस विधेयक पे संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है, ठीक है, ठीक है। तो लोकसभा का मुंह देखा तो राज्यसभा का भी मुंह देखना पड़ेगा, दोनों से पास होगा तो बच जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, एक विधेयक राज्यसभा में आया, सुनो, और राज्यसभा में ही लंबित है, उसका क्या होगा, लोकसभा भंग हो गई, विधेयक क्या होगा, वैसे ही रहेगा, समाप्त। लोकसभा का मुंह देखा, दुल्हन का मुंह देखा, तो कैसे मर जाएगा, लिखो, एक और लिख दो। हाँ पहले देखा ना, दुल्हन का मुंह देखते मर जाते थे, पुरानी पिक्चरों को याद कर गधे, लिख। राज्यसभा में आया, वो दुल्हन मतलब लोकसभा, रानी कह लो, रानी, क्या कह लो, रानी का मुंह देखते ही विधेयक क्या होगा, मर जाएगा, रानी मर गई तो विधेयक मर जाएगा। हाँ। राज्यसभा में लिखो, नेक्स्ट लिखो, राज्यसभा से पारित, राज्यसभा में लंबित,
राज्यसभा से पारित, राज्यसभा में लंबित, ठीक है, समाप्त नहीं होगा। राज्यसभा से पारित, राज्यसभा से लंबित, समाप्त नहीं होगा। बेहतरीन ट्रिक दिया तुम्हें मैंने, अब कभी जीवन में कंफ्यूज नहीं करोगे इसमें। राज्यसभा से लंबित, राज्यसभा से पारित, कभी समाप्त नहीं होगा। समझ तो लिया अब? अरे राज्यसभा से विधेयक पारित हो गया, राज्यसभा में लंबित है, ठीक है, और लोकसभा भंग हो गई, तो विधेयक कैसे समाप्त हो जाएगा? विधेयक तो रहेगा। भाई बताओ, मतलब लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में पेश किया गया, लोकसभा में लंबित है, पारित नहीं लंबित, पेश किया गया होना चाहिए। लोकसभा में लाया आया, मतलब लोकसभा में आया और लोकसभा में, राज्यसभा में आया और राज्यसभा में क्या है? लंबित है। यानी राज्यसभा में आया और राज्यसभा में पड़ा हुआ है, तो कैसे खत्म हो जाएगा? पारित नहीं, राज्यसभा में आया शब्द होगा, तो ही खत्म नहीं होगा। देखो एक सिचुएशन और सुनो, अगर राज्यसभा में आ गया, सुनो, राज्यसभा में आ गया, राज्यसभा से पारित हो गया, लेकिन लोकसभा नहीं गया, तो समाप्त। जिस मूवमेंट लोकसभा चला गया, मैंने क्या ट्रिक दी है तुम्हें? रानी का मुंह देखते ही विधेयक क्या हो जाएगा? अगर किसी विधेयक ने लोकसभा का मुंह देख लिया, सुनो, हेलो, ट्रिक देखो, अगर किसी विधेयक ने, लोकसभा रानी है, अगर किसी विधेयक ने रानी का मुंह देख लिया और रानी मर गई, लोकसभा भंग हो गई, तो विधेयक क्या होगा? मर जाएगा। विधेयक क्या होगा? देखो कैसे, इस विधेयक ने लोकसभा से आया, लोकसभा में गिरा, रानी का मुंह देखा, मर गया। इस विधेयक ने रानी का मुंह देखा, मर गया। इस विधेयक ने रानी का मुंह देखा, मर गया। एलएस एलएस है कि नहीं है? लोकसभा लोकसभा। ये विधेयक रानी का मुंह देखा तो राज्यसभा का ही मुंह देखा, तो बच गया। संसद दोनों सदनों का मुंह देख चुका, तो पारित हो गया दोनों से, तो बच गया। ये भी दोनों का मुंह देखा, बच गया। यानी अगर दोनों का मुंह देख लिया तो बच जाएगा। अगर लोकसभा भंग हो गई, रानी मर गई मुंह देखते ही, तो बचेगा नहीं। क्लियर है? अभी नहीं समझ आया? कितने लोगों के समझ में नहीं आया? गधो, तभी तो यूपीएससी का सबसे कठिन क्वेश्चन है ये। आज तक जितनी बार पूछा जाता है तो इसे लाख में से 2-4 बच्चे कर पाते हैं। अब एक बार दोबारा समझ लो ध्यान से, बुद्धि गलत बताई तो बताना नहीं चाहिए था ये। सुनो, कोई विधेयक लोकसभा में आया, भाई हमारे पास 2 सदन है, इधर देखो गधो, यहां देखो, एक सदन है लोकसभा, एक सदन है राज्यसभा। भंग कौन सा होता है? लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा के भंग होने पे कौन सा विधेयक खत्म हो जाएगा? सुनो, कौन सा? अगर कोई विधेयक लोकसभा में आया और लोकसभा में पेंडिंग है, तो बड़ी सिंपल बात है, अब लोकसभा भंग होगी तो विधेयक क्या चार्ट डालेगा? लोकसभा विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त। अगर कोई विधेयक लोकसभा में आया, एलएस में आ गया, लोकसभा में आ गया, और विधेयक राज्यसभा में चला गया, लेकिन लोकसभा भंग हो गई, तो लोकसभा में जब लाई थी वही भंग होगी, तो विधेयक क्या हो जाएगा? अगर कोई विधेयक राज्यसभा में आया और लोकसभा भेज दिया गया, लोकसभा का मुंह देख लिया और लोकसभा भंग हो गई, तो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त। क्लियर? इसका मतलब क्या समझ आ रहा है? जिस विधेयक ने लोकसभा का मुंह देखा वो क्या हो जाएगा? मुंह देखने के बाद अगर विधेयक पारित हो गया तो समाप्त नहीं होगा। अगर मुंह देखा और लोकसभा भंग हो गई तो विधेयक क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर, एकदम क्लियर। चलिए अब जरा आइए, डालिए संसदीय समितियां, टॉपिक संसद खत्म हो जाएगा। डालो संसदीय समितियां, पार्लियामेंट्री कमेटीज। संसदीय समितियां, देखो संसदीय समितियां जो है ये 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है वित्त संबंधी समिति और एक होती है जांच संबंधी।
वित्त संबंधी समिति, अभी समय है कि नहीं है? कितना समय है? बस। और एक होती है जांच समिति। 20 मिनट नहीं, 20 मिनट क्लास लेट चली है आज। वित्त समिति और जांच समिति, ठीक है, दो प्रकार की समितियां हैं। वित्त संबंधी समिति होती है, जैसे लिखो लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति है, आईएससी बनाओ। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति, और तीसरी है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति। जांच समितियां बहुत प्रकार की होती है बेटा। बीपीएससी ऑप्शनल में ऑब्जेक्टिव पेपर है, आप यूजीसी नेट का बैच देख लो मेरा, या यूट्यूब पे वीडियो देख लेना उसके यूजीसी के, उसी से आपका ऑप्शनल हो जाएगा। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति। बोलो हाँ, अरे हाँ। जांच समितियां बहुत प्रकार की होती है, प्रवण समिति, जांच समिति होती है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे अलग से। प्रवण समितियां होती है, बहुत प्रकार की कमेटी है जांच समिति, ठीक है, प्रवण समिति, ठीक है। भाई इतनी गर्मी लग रही है मुझे, मेरे बस की बात नहीं है पढ़ाना है? प्रवण समिति, हाँ, इसी को अस्थायी समिति बांटूंगा मैं। प्रवण समिति, प्रवण समिति और जांच समिति, प्रवण समिति और जांच समिति, प्रवण समिति और जांच समिति। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, इनका दूसरा नाम है, इन्हें कहते हैं स्थायी समिति। क्या बोलते हैं इन्हें? स्थायी समिति, ऐसे लिख दो, और इनके सामने लिख दो अस्थायी समिति। स्थायी समिति और इनके सामने लिख दो अस्थायी समिति। आप लोग क्या लगता है खान सर क्लासरूम को एसी नहीं बना सकते? बना सकते हैं, पर जब एसी चलेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी फीस बढ़ जाएगी। अब बढ़ जाएगी तो उससे बच्चों को समस्या आती है, पर ऐसा मुझे लग रहा है कि इतनी गर्मी में कांड हो जाएगा भाई। हैं? क्या? वो यार मैं कुछ नहीं कह सकता ना इसमें, मैं संस्था का मालिक थोड़े ना हूं। तुम तो ऐसी उम्मीद करते हो मुझसे कभी कभी। ऐसा नहीं, मेरे बोलने से क्या हो जाएगा? मैं बोलूंगा सर कहेंगे सर ही ज्यादा बोल रहे हैं, बाकी सर तो बोल ही नहीं रहे। मैंने बोल दिया है, लेकिन गर्मी क्या है, गर्मी का कोई सॉल्यूशन। अगर ऐसी गर्मी रही तो मैं तो खुद ज्यादा दिन का नहीं हूं, फिर मैं तो चिल मार के पढ़ाया करूंगा स्टूडियो में एसी लगा के। ऑनलाइन सिर्फ मुझसे हो ही नहीं पाएगा, मैं बहुत गर्मी में नहीं पढ़ा सकता। मुझे लगता है कि इसी के लिए पढ़ाई करी थी कि मैंने इतनी दिन। हे भगवान, लिखो। सच सोच के देखो, तुम इतना पढ़ रहे हो भी, और आज से 10 साल बाद तुम इतना पढ़ लो, सब तैयारी व्यारी करके एकदम अधिकारी बन जाओ, उसके बाद भी ऐसे तुम कहोगे ना। तो गर्मी को सहन कर लो थोड़े दिन, तुम्हारे लिए तो सही है, तुम गर्मी सहन करो, लेकिन हमारे लिए क्यों सही है? हमारे लिए इसलिए सही है, इसलिए कहते हैं ये तुम्हारा युद्ध है ना, इसे तुम और हम मिलके लड़ रहे हैं। बोलो हाँ या ना? ऐसा नहीं है, आप सोच दो ना, शिक्षक जो है, यहां मैंने देखा है कि ये लड़ाई जो है दोनों लड़ते हैं। आधी लड़ाई टीचर की है और आधी लड़ाई बच्चे की है। सत्यता यही है, जब दोनों मिलके लड़ते हैं तभी युद्ध जीता जाता है। जब टीचर युद्ध में साथ नहीं है तो फिर बच्चे कहते हैं सेल्फ स्टडी कर लो। तो सेल्फ स्टडी भी ठीक है, लेकिन अगर जब अच्छी है सेल्फ स्टडी, अब टीचर बेकार है, युद्ध में साथ नहीं, सिर्फ पढ़ाया और काम खत्म। बिना गुरु के भी ज्ञान होता है, बिना गुरु किताबों में भी होते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी से क्या होता है? साथ नहीं है, यहां साथ है, लड़ रहे हैं मिलके। डालो हेडिंग, पसीना आ रहा है लेकिन हेडिंग डालो। लोक लेखा समिति स्थायी समिति है,
वो अस्थाई। हाँ, स्थायी समिति इनका नाम है, इनको कहते हैं स्थायी समिति और इन्हें कहते हैं अस्थायी समिति। डालो पहला हेडिंग, लोक लेखा समिति। डालो हेडिंग जल्दी, लोक लेखा समिति। गधे हेडिंग डाल ले। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति क्या होती है? देखो, लोक लेखा समिति होती है, इसे बोलते हैं पीएसी। क्या बोलते हैं? पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। मेरे साथ साथ लिखो जरा, लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखो, समितियों में आपको मेजर चीज क्या ध्यान देनी है बाबू? लोक लेखा समिति हेडिंग डालनी है अलग से। डाल दी हेडिंग? ठीक है। लोक लेखा समिति क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी। देखो, समितियों में आपको ध्यान देना है तीन चीजें। क्या? समिति में सदस्य कितने होते हैं? पहली चीज मैंने क्या बोली? सदस्य। दूसरा चीज, पीटी के अकॉर्डिंग आपको ध्यान देना है समिति का कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल। तीसरा आपको ध्यान देना है समिति का कार्य क्या होता है? समिति कार्य क्या करती है? बोलो हाँ, क्लियर ना? देखो, लोक लेखा समिति के सदस्य होते हैं 22। कितने होते हैं? अब 22 में 15 होते हैं कहां से? लोकसभा से, और 7 कहां से होते हैं? राज्यसभा से। 22 हो गए। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि लोक लेखा समिति में कितने मेंबर होते हैं? 15। कितने राज्यसभा से और कितने लोकसभा से? लोक लेखा समिति का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। कितने वर्ष? कितने वर्ष? 1 वर्ष। इसका कार्य क्या होता है? बड़ी सिंपल बात है। लोक लेखा समिति जो है ये सीएजी की रिपोर्ट की जांच करती है। किसकी? देखो सुनो, होता क्या है, सरकार ने खर्चा किया, रिपोर्ट की जांच करती है। सरकार ने खर्चा किया और सरकार ने जो खर्चा किया है वो खर्चा की जांच कौन करता है? सीएजी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। तो सीएजी अपनी रिपोर्ट सौंपता है संसद में, राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसकी रिपोर्ट को संसद में रख देते हैं। अब जो सीएजी की रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट की जांच करती है लोक लेखा समिति। क्यों? उस रिपोर्ट में कोई धांधली तो नहीं है? ऐसा तो नहीं सरकार ने ज्यादा पैसा खर्च कर दिया है और सीएजी ने पैसा लिखा नहीं है? इसीलिए लोक लेखा समिति जो होती है, इस लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है 1967 से, इधर से काम नहीं कर रहा भाई ये, इसका जो अध्यक्ष होता है ये विपक्ष का नेता होता है। किसका नेता? क्यों? इससे क्या होगा? जब विपक्ष का नेता इसका अध्यक्ष होगा तो विपक्ष ये जांच करेगा कि सरकार ने पैसा सही खर्च किया है या सरकार ने पैसा गलत खर्च किया है। यही टॉपिक मेंस में आएगा कि कैसे सरकार कंट्रोल करती है, विधायक का कार्यपालन कंट्रोल कैसे कर रही है। दिख रहा नहीं दिख रहा आपको? ऐसे कंट्रोल करती है। तो सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र, फ्रेंड, फिलॉसफर, दार्शनिक और गाइड क्या कहते हैं? गाइड कहते हैं। फ्रेंड, फिलॉसफर एंड गाइड कहते हैं। लिखो, लोक लेखा समिति। अब इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। हैं? ऐसी बनाओगे? हाँ, ऐसी बनाओ तो बहुत बढ़िया रहेगा, मजा आ जाएगा। ऐसे बनाओ तो लोक लेखा समिति बनाओ, ऐसे ही बनाओगे तो याद जल्दी होगा, शॉर्ट में। लोक लेखा समिति क्या हुआ? बहुत गर्मी पड़ रही है। मैंने इलेक्ट्रोल का इससे वो मंगाया था, पाउच आता है इलेक्ट्रोल का, वो मंगाया था। इलेक्ट्रोल का पूरा एक वो आता है, पैकेट सा आता है पीने वाला, वो ना जिसको बोलते हैं से आता है ना, पूरा एक फ्रूटी टाइप का आता है ना इलेक्ट्रोल का। हाँ, लिक्विड मंगा दो एक जरा। नहीं मंगा पाओगे? क्लास खत्म होने के बाद पाउडर पूरा पीना पड़ेगा 1 लीटर पानी में, तुम उसको पियो। हैं? लोक लेखा समिति सदस्यों की संख्या 22 कर दो और इसका नेता कौन होता है? विपक्ष का नेता। ठीक है, चलो। कार्य क्या है? सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना। सीएजी को
लोक लेखा समिति का क्या कहते हैं? मित्र, दार्शनिक और फिलोसफर। हाँ 1967 लिखा है, सही तो लिखा है। हाँ 1967 से पहले आप यहां तक पहुंच गए क्या? पहुंच गए? लिखो 1967 से विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति का, देखो ये काम क्यों नहीं कर रहा है भैया, 1967 से आज ही खराब हुआ, पहले भी खराब था, अब अभी खराब हो गया है। 1967 से, इसको ऑफ करो एक बार जरा और फाइल को पहले सेव कर लो। 1967 से काम ही नहीं कर रहा। 1967 से विपक्ष का नेता लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। क्या होता है? अध्यक्ष। एकदम क्लियर? क्लियर? लोक लेखा समिति का क्या होता है? अध्यक्ष होता है। क्यों होता है वो तो मैंने बताया ना अभी, क्यों होता है, अभी तो ज्यादा मत पूछो क्यों होता है, वो सब बताएंगे मेंस में। अध्यक्ष होता है, ठीक है। एक पॉइंट डाल के लिखो, चुनाव। चुनाव इसका कैसे होता है? सबका चुनाव एक ही प्रकार से होता है। चुनाव में लिख दो, चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। कैसे होता है? जानते हो इसके बारे में आप? पढ़ाया नहीं पढ़ाया मैंने? यस, चुनाव हो गया सही, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। क्लियर? एक नोट डाल के लिख दो बस, नोट। इस समिति की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम से, इस समिति की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम से वर्ष 1921 में हुई थी। इस समिति की स्थापना 1919 के भारत शासन अधिनियम से वर्ष 1921 में हुई थी। वर्ष 1921 में हुई थी। 1919 के अधिनियम से वर्ष 1921 में हुई थी। अब डालो प्राक्कलन समिति। नहीं काम कर रहे, छोड़ दो, रहने दो इसको। प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति बेटा मैं छोड़ तो दूं, एक समस्या सबसे बड़ी यह है कि सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा। ए बेटा 3 महीने का समय नहीं है एक्चुअली। 1 जुलाई से मेरी क्लास बंद हो जाएगी, सारी क्लास बंद हो जाएंगी। 1 जुलाई से क्लास चलेगी इतिहास की और साइंस की। 1 जुलाई तक जो होगा वो हो जाएगा, इसलिए मैं समय लेके चल रहा हूं अपना थोड़ा, 10 जुलाई तक, 8 जुलाई तक, समझो। अगर आपका जुलाई में इतिहास साइंस नहीं स्टार्ट हुआ तो अगस्त तक खत्म नहीं हो पाएगा। लिखो प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन इसलिए देख रहे होंगे आप सब टीचर क्या कर रहे होंगे, स्लाइड चेंज कर रहे हैं। मैं नहीं चेंज कर रहा, लेकिन स्लाइड का दो। लिखो प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी। प्राक्कलन समिति क्या होती है सुनो। प्राक्कलन समिति में देखो वही वाला पॉइंट, प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या, पहला वाला पॉइंट, सदस्यों की संख्या कितनी होती है लाडले? इसमें सदस्यों की संख्या होती है 30। कितनी होती है? 30। और ये 30 के 30 सदस्य कहां से होते हैं? लोकसभा से। कहां से होते हैं? लोकसभा से। इसका कार्यकाल लिखते जाओ मेरे साथ साथ। इसका कार्यकाल कितना होता है बेटवा? 1 वर्ष। कितना होता है कार्यकाल? 1 वर्ष। इसका चुनाव कैसे होता है? वही सेम जो हमने अभी पढ़ा है, एकल संक्रमणीय। चुनाव कैसे होता है? एकल संक्रमणीय। कैसे होता है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। इसका कार्य क्या है? देखो इसका कार्य समझो। प्राक्कलन समिति एस्टीमेट कमेटी होती है। क्या होता है? जैसे बजट आया, सुनो ना, बजट आया तो बजट पे जो एस्टीमेट लगता है ना, एस्टीमेट यानी जो प्राक्कलन लगता है कि भाई कितना पैसा कहां खर्च होगा, कितना पैसा कहां खर्च जाएगा, तो बजट के विभिन्न विषयों का एस्टीमेट लगाती है।
इतना पैसा आना चाहिए, इतना पैसा जाना चाहिए, इसे कहते हैं प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति क्या बोलता था हमने, पीएससी क्या बोला था अभी, लोक लेखा समिति बोली थी ना। लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, लोक लेखा समिति की, पीएससी की जुड़वा बहन कहते हैं। यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन कहते हैं। लिखो लोक लेखा समिति। कुछ लिखने वाले हो क्या, क्या लिखने वाले, टाइम हो रहा है तो बिल नहीं आया, मतलब मिल नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मिलेगा ही नहीं तो मिल नहीं रहा इलेक्ट्रोल, कहां गया है, तुम रहने दो, लिखो बेहोश होने वाला हूं मैं, लिखे आज पता चलेगा सबको, वाह वाह, लिखो प्राक्कलन समिति, हे भगवान, सदस्यों की संख्या लिखो 30, कार्यकाल लिखो 1 वर्ष, लिख दिए, वाह, चुनाव लिखो एकल संक्रमण मत प्रणाली, कार्य लिख दिया, हो गया, बजट का प्राक्कलन करना, पीएससी जुड़वा बहन, लिखो इस समिति का अध्यक्ष, ये तो लिख दो, इस समिति का अध्यक्ष पक्ष या विपक्ष, इस समिति का अध्यक्ष पक्ष या विपक्ष में से कोई भी हो सकता है, इस समिति का अध्यक्ष पक्ष या विपक्ष में से कोई भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट, लोक उपक्रम समिति, अध्यक्ष पक्ष या विपक्ष में से, इस समिति का अध्यक्ष पक्ष विपक्ष में से जांच, बजट की जांच करती है, बजट कैसे आया, उसमें सरकार ने जो एस्टीमेट दिया वो सही है या गलत है, लोक मतलब अध्यक्ष को करती है, सदन के अध्यक्ष को। चलिए भाई नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, बस खत्म हो गया ना ये। लोक लेखा समिति कौन सी है, लोक उपक्रम समिति, एक और लिखो लोक उपक्रम समिति। अच्छा एक बात बताओ, मेरी क्लास 1.5 घंटा चली है, अगली क्लास तुम्हारी 2.25 घंटा चलेगी, तो तुम कैसे पढ़ लोगे फिर। लोक उपक्रम समिति लिखो गधो, पॉलिटी में इतना नहीं पढ़ोगे तो कैसे मजा आएगा, लिखो लोक उपक्रम समिति, बुक दिला दूं, लोक उपक्रम समिति, देखो सुनो, यहां ध्यान दो, इस समिति को सुनो, इस समिति को 1964 में एक कमेटी बनी थी, कृष्ण मेनन समिति, कौन सी थी, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पे बनी थी ये, कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर। ठीक है, हुआ क्या था कि जो हमारे लोक उपक्रम थे ना पीएसयूज, वो घाटे में थे, तो कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर लोक उपक्रम समिति को बनाया गया था 1964 में। और इस समिति के अंदर वही, अगर ये तो चालू हो गया लग रहा है, इसके सदस्यों की बात करें तो सदस्यों की संख्या कितनी है, 22, कितनी है 22, 15 कहां से, लोकसभा से, और 7 कहां से, राज्यसभा से। एकदम क्लियर। समिति का कार्यकाल कितना है, जोर से बोलो, समिति का कार्यकाल है 1 वर्ष, कितनी साल, 1 वर्ष, कार्यकाल समिति का 1 वर्ष। समिति का निर्वाचन, चुनाव कैसे होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, कैसे होता है, एकल, मेरे साथ साथ लिख नहीं रहे होंगे, संक्रमणीय मत प्रणाली, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। नेक्स्ट, चुनाव के बाद बात करें तो नेक्स्ट चीज की कार्य, इस समिति का कार्य क्या है, तो समिति का कार्य बड़ा सिंपल है, समिति का कार्य है क्या करना, लोक उपक्रमों की जांच करना। और लोक उपक्रम क्या होते हैं, लोक उपक्रम का मतलब है पीएसयू, सरकार के लोक उपक्रम है ना, सरकार की कंपनियां, जैसे की जांच करना,
सरकार की कंपनियां कैसे हैं लाडले? जैसे भाई उस रूम का एसी चलवा दो, गेस्ट हाउस वाले का। कौन से वाले का? रूम नंबर 2, अमित वाले का। जांच करना, जैसे लिखो फॉर एग्जाम्पल गेल इंडिया, नाम सुना नहीं सुना? भेल इंडिया, नाम सुना नहीं सुना? गेल इंडिया, वेल इंडिया, सेल इंडिया, एनटीपीसी, ठीक है। महारत्न जितनी भी है ना, महारत्न मणिरत्न वगैरह, उनकी क्या करना? जांच करना, उनकी जांच करना। समिति का अध्यक्ष, समिति का अध्यक्ष लिखो, हाँ लिखते जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं, नो प्रॉब्लम जेंटलमैन्स। है मैं यहाँ यूपीएससी नहीं पढ़ा रहा अभी, पढ़ाता लेकिन समय नहीं है, तो बैच जो है लास्ट में, किसी को टाइम नहीं है यहाँ। अब बीपीएससी का है क्या? दिल्ली में बीपीएससी का कुछ नहीं चलता, यही चलता है पढ़ना में। लिखो भाई जल्दी। समिति का अध्यक्ष, पक्ष और विपक्ष, समिति का अध्यक्ष पक्ष और विपक्ष दोनों से हो सकता है। समिति का अध्यक्ष पक्ष और विपक्ष दोनों से हो सकता है। पक्ष और विपक्ष दोनों से हो सकता है, ठीक है। अब डालो विभागीय समितियां, ये तीनों खत्म। डीआरसी, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी। विभागीय समितियां कुछ नहीं है, विभागीय समितियां मैंने पहले आपको पढ़ाई है। कितनी है? 24। कितनी है? बस थोड़ा सा उसके बारे में बताना है, किसकी कितनी होती है, बस कुछ नहीं है। विभागीय समितियां, यहां देखो, डालो हेडिंग, विभागीय समितियां, डीआरसी, डिपार्टमेंटल कमेटीज, विभागीय समितियां। वित्त संबंधी में तीनों खत्म हो गई, तीनों उसके अंदर, तीनों खत्म हो गई। अब डालो विभागीय समितियां, ये अलग है। देखो विभागीय समितियों की संख्या कितनी होती है लाडले? 24। कितनी होती है? 24। हमारे यहां कुल विभागीय समितियों की संख्या कितनी है? 24, जिसमें लोकसभा से कितनी होती है? 16, जिसमें लोकसभा से 16 विभागीय समितियां बनती हैं, और राज्यसभा से, जोर से बोलो, राज्यसभा से 8 विभागीय समितियां बनती है। कितनी बनती है? 16:8, यानी 24 विभागीय समितियां हैं। डालो, वर्तमान में 24 विभागीय समितियां हैं, वर्तमान में 24 विभागीय समितियां हैं, जिसमें 16 लोकसभा से और 8 राज्यसभा से बनती हैं। 16 कहां से? लोकसभा से, और 8 कहां से? राज्यसभा से। एक विभागीय समिति में, एक विभागीय समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? एक विभागीय समिति में सदस्यों की संख्या 45 होती है। लिखा है पिछली बार? लिखा है नहीं लिखा है? 31? नहीं, 31 नहीं, टोटल 45। लोकसभा की में 31 लिखा होगा, क्या लिखा है? लोकसभा की 31 होगी ना, दिखाना जरा, दिखा। विभागीय समिति में सदस्यों की संख्या 45 होती है, जिसमें लोकसभा में 30 और राज्यसभा में, जिसमें लोग, गलत लिख दिया तूने, लोकसभा में 30 आएंगे। कौन सा बैच रहे? आप लिखो, पहले आप लिखो, जिसमें
सदस्यों की संख्या 45 होती है, लोकसभा में 30 और राज्यसभा में 15 सदस्य होते हैं। उसमें भी लिखा है, क्या लिखा है? 31। विभागीय समिति में लोकसभा राज्यसभा 31। प्राकलन समिति तो नहीं है कहीं ये? कितनी होती है? 45। आप लिख दो लोकसभा से 30 और राज्यसभा से 15। ये क्या हुआ है मैं बताऊं? ये हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। ये मिक्स हो गया गलती से। इसको 30 और 15 कर दे। वो सदस्यों की संख्या लोकसभा से 30 है, ठीक है? 30 और 15। भाई गर्मी बहुत पड़ रही है, चलो इसको यही रोक दो, कल क्लियर करते हैं इसको एक बार। डन, रुक जाओ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। अपना भारत का लोकसभा इसमें लिख रहा है 31 सरकारी लोकसभा। कल बताना पड़ेगा। सुनो, उसे काटना मत। जो 31 वाला पॉइंट है ना, विभागीय समिति में संख्या 31, उसे लिखा रहने देना। वो बताऊंगा मैं, स्थायी और अस्थायी की अलग अलग है, उसको सेम लिखा रहने देना, काटना मत उसको। वो स्थायी अस्थायी दो प्रकार की होती है, तो एक में 45, एक में 31, दोनों को बताऊंगा। कोई बात नहीं, इसको पढ़ ले इसी में से। चलो डन। विशेषाधिकार प्रस्ताव आता है, सदन के सदस्यों का विशेषाधिकार का हनन होता है।